क्या आप उस इनविजिबल फोर्स को समझना चाहते हैं जो मार्केट के बड़े बड़े मूव्स को कंट्रोल करती है? कई बार ऐसा होता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही होता है, आपकी ट्रेड की डायरेक्शन भी सही होती है, आप मेहनत से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, आपको ट्रेड से बाहर करता है और उसके बाद वही प्राइस आपकी दिशा में तेजी से भागने लगता है। ज्यादातर लोग इसे बैड लक या किस्मत कह देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे एक खास नाम से जानते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी गैप। सच्चाई यह है कि लगभग 90 से 45% रिटेल ट्रेडर्स इसी वजह से लगातार नुकसान करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप मेहनत कम करते हैं? बिल्कुल नहीं। असल समस्या यह है कि आप उन्हीं पुराने चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स पर ट्रेड कर रहे हैं जिन्हें स्मार्ट मनी पहले से समझती और इस्तेमाल करती है। जैसे ही आप डबल टॉप देखकर सेल करते हैं, स्मार्ट मनी को पता होता है कि आपका स्टॉप लॉस उस स्टॉप के ठीक ऊपर रखा है। और याद रखिए, रिटेल का स्टॉप लॉस ही स्मार्ट मनी की एंट्री बन जाता है। इसलिए आज हम समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का सबसे पावरफुल टूल, ऑर्डर ब्लॉक। ये वीडियो सिर्फ एक साधारण ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपको रिटेल ट्रेडर की विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग की तरफ ले जाएगा। इस मास्टर क्लास को हमने एक बहुत ही लॉजिकल और डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड में डिजाइन किया है, ताकि आप ऑर्डर ब्लॉक्स को सिर्फ चार्ट पर ड्रॉ ना करें, बल्कि उनके पीछे की साइकोलॉजी को मास्टर करें। इसलिए स्टेप 1 में हम इंस्टीट्यूशनल एंट्री लॉजिक को गहराई से समझेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में हम चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक्स को सही तरीके से कैसे मार्क करना है, इसे सीखेंगे। और स्टेप 3 में हम चार्ट पर एक वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानना है, इसके बारे में जानेंगे। स्टेप 4 में आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके किस तरह से अपने ट्रेड को लाइव चार्ट पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसे पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और अपने लॉस मेकिंग स्ट्रीक को खत्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। चैप्टर 1 में हम ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशनल लॉजिक को समझते हैं। बहुत से लोग ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक कैंडल समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक फुटप्रिंट होता है जहां FIIs और DIIs ने अपना बड़ा पैसा पार्क किया होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक रिटेल ट्रेडर के रूप में बैंक निफ्टी के 2, 4 या 20 लॉट खरीदते हैं। आपके खरीदने या बेचने से चार्ट पर एक टिक का भी फर्क नहीं पड़ता। अब समुद्र में एक छोटी मछली की तरह है जो पानी को हिला नहीं सकती। लेकिन जरा एक स्मार्ट मनी के बारे में सोचिए। उन्हें अगर SBI बैंक या फिर रिलायंस जैसे हैवीवेट स्टॉक्स में 1000 करोड़ या 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं, तो वो एक वेल मछली की तरह है। एक छोटे स्विमिंग पूल में अगर एक वेल कूदेगी तो पानी बाहर छलकेगा ही। यानी कि अगर स्मार्ट मनी मार्केट में किसी जगह पर एंट्री करते हैं, तो उस लेवल के पास प्राइस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर आएगा। लेकिन स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशंस, आप और हम जैसे रिटेलर्स की तरह किसी लेवल के पास एक बार में मार्केट बाय बटन नहीं दबा सकते। मान लीजिए SBI का प्राइस 1500 चल रहा है और रिटेल सेलर्स के पास सिर्फ 20 करोड़ के शेयर्स अवेलेबल है। अगर स्मार्ट मनी 1000 करोड़ का ऑर्डर एक साथ डाल दे, तो वो उस लेवल के सारे सेलर्स को एक सेकंड में खा जाएंगे। अगला सेलर 1510 पर होगा, फिर 1520 पर SBI की प्राइस 1500 से सीधे जंप करके 1600 हो जाएगी। इसे हम स्लिपेज कहते हैं। इससे स्मार्ट मनी का एवरेज बाइंग प्राइस 1500 के बजाय 1550 या 1560 हो जाएगा, जो उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। इसलिए उन्हें अपने बड़े क्वांटिटी के ऑर्डर्स को चार्ट पर चुपचाप लगाना होता है। इसी वजह से इस समस्या से बचने के लिए वो अपने ऑर्डर्स को स्केल इन करते हैं, यानी कि वो अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक खास प्राइस रेंज के दौरान, जैसे 1500 या फिर 1505 पर छिपाकर लगाते हैं। ये प्रोसेस ज़्यादातर 3 स्टेप्स में होती है। इसमें सबसे पहले वे चार्ट पर मैनिपुलेशन यानी कि एक ट्रैप बिछाते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। वे सपोर्ट एरिया के पास जानबूझकर थोड़ी सेलिंग करते हैं ताकि प्राइस उस लेवल से नीचे आए और चार्ट्स बियरिश दिखें, जिससे सपोर्ट लेवल्स टूटे और रिटेल ट्रेडर डर के मारे अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट करें। याद रखिए, अगर स्मार्ट मनी को किसी लेवल के पास बाइंग करनी है,
तो वहां रिटेल ट्रेडर्स के सेल ऑर्डर्स का होना जरूरी होता है, यानी कि आपकी सेलिंग उनकी बाइंग लिक्विडिटी है। दूसरे स्टेप में जब रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट एरिया को ब्रेक होता हुआ देखकर सेलिंग करने लगते हैं, तो स्मार्ट मनी उन एरियाज में धीरे धीरे अपने बाय ऑर्डर लगाना शुरू करते हैं। इसके लिए वो यहाँ बाय लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। वे मार्केट में गिरते हुए प्राइस को अब्जॉर्ब करते हैं। ये वो जगह है जहां ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इसके बाद तीसरे और सबसे आखिरी स्टेप में जब उनकी बाइंग पूरी हो जाती है और मार्केट में रिटेल सेलर्स खत्म हो जाते हैं, तो वे प्राइस को छोड़ देते हैं, जिस वजह से मार्केट डिमांड के बढ़ते प्रेशर से रॉकेट की तरह ऊपर भागता है और बड़ी बुलिश कैंडल्स चार्ट पर बनाता है। मार्केट में मुख्य रूप से दो ऑर्डर ब्लॉक चार्ट पर बनते हैं। किसी भी चार्ट पर एक बड़ी बुलिश रैली से ठीक पहले की वो आखिरी बेरिश यानी रेड कैंडल जब बनती है, तो उसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ये वो जगह है जहां स्मार्ट मनी ने जानबूझकर प्राइस को सेल किया था, ताकि वे डिस्काउंट पर रिटेल ट्रेडर्स से लिक्विडिटी हासिल कर सके। अब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्मार्ट मनी बहुत बड़ी संख्या में बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं, इसलिए उन्हें उस एरिया में उतनी ही संख्या में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी चाहिए होती है। लेकिन बहुत बार मार्केट में स्मार्ट मनी के सभी ऑर्डर्स एक लेवल के पास पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, इसलिए अक्सर उनके करोड़ों के ऑर्डर्स यहां पेंडिंग रह जाते हैं। इन बचे हुए ऑर्डर्स को भरने के लिए वे प्राइस को भविष्य में इसी जोन में वापस लाते हैं, जिसे हम रीटेस्ट या मिटिगेशन कहते हैं। और यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है, जिसके जरिए हम हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहां एंट्री करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि चार्ट पर सही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क किया जाता है। इसलिए अगले चैप्टर में हम चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है इसे सीखेंगे। सबसे पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करना है ये जानते हैं। सबसे पहले चार्ट पर रैंडमली कैंडल्स को मार्क करना बंद करें। आपको पहले चार्ट पर एक ट्रेंड में बदलाव देखना है। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव ढूंढें जो पिछली मेजर स्विंग हाई को वैलिड तरीके से ब्रेक करे। ध्यान दें, हमें सिर्फ कैंडल विक ब्रेक नहीं चाहिए, हमें कैंडल बॉडी क्लोजर चाहिए। अगर कैंडल पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होती है तो इसे हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंस्टीट्यूशनल बेयरर्स ने अब सेलर्स को पछाड़ दिया है और चार्ट पर मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। अब उस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बेस पर जाएं। हमें यहां वो स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढना है जहां मार्केट की साइकोलॉजी बदली, जहां सेलिंग अचानक अग्रेसिव बाइंग में कन्वर्ट हो गई। उस मूव के शुरू होने से ठीक पहले वाली आखिरी बेरिश कैंडल यानी डाउन क्लोज कैंडल को आइडेंटिफाई करें। यह वो जड़ है जहां स्मार्ट मनी ने आखिरी बार ऑर्डर्स लगाए थे। अब उस बेरिश कैंडल के हाई से लेकर लो तक एक रेक्टेंगल बॉक्स आगे की तरफ ड्रॉ करें। यह पूरा बॉक्स आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि बाइंग जोन है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। इसे मार्क करने के लिए चार्ट पर एक ऐसा अग्रेसिव डाउन मूव देखें जिसने ना सिर्फ स्ट्रक्चर स्विंग लो तोड़ा हो, बल्कि प्राइस को तेजी से नीचे धकेला हो। प्राइस में स्पीड होनी चाहिए, जैसे कोई भारी चीज बिल्डिंग से गिरी हो। यह कंफर्म करता है कि सेलर्स अग्रेसिव है और वो प्राइस को ऊपर नहीं रहने देना चाहते। इस गिरावट के शुरू होने से ठीक पहले की आखिरी बुलिश कैंडल को पहचाने। ये वो ट्रैप है जहां स्मार्ट मनी ने प्राइस को ऊपर पुश किया था ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स को फंसा सके और फिर वहां से मार्केट को डंप कर दिया। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए पूरी बुलिश कैंडल के हाई एंड लो को एक जोन के रूप में मार्क करें। कैंडल बॉडी अगर छोटी है तो कैंडल बॉडी के साथ कैंडल विक को भी मार्क करें। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। जैसे कि अक्सर आप देखेंगे कि बड़ा मूव आने से पहले एक नहीं बल्कि 2 या 3 लगातार छोटी छोटी बेरिश कैंडल्स चार्ट पर बनती है। ऐसे केस में आपको सिर्फ आखिरी कैंडल मार्क नहीं करनी, आप उन सभी लगातार बनने वाली बेरिश कैंडल्स को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक जोन बना सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन उस पूरी रेंज में हुआ था, ना कि सिर्फ 5 मिनट में। इसलिए हम यहां उन कैंडल्स के हाई एंड लो को एक एरिया के रूप में मार्क करेंगे। लेकिन कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है लेकिन विक बहुत लंबी होती है। इस परिस्थिति में अगर आप पूरे जोन को मार्क करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा।
ऐसे सिनेरियो में आप मीन थ्रेशोल्ड का यूज करें, यानी उस पूरी कैंडल का 50% लेवल निकालें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम्स अक्सर विक के 50% लेवल से सेंसिटिव रिएक्शन देते हैं। इसलिए आप अपनी एंट्री को 50% लेवल पर प्लान कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एक इनसाइड बार है, यानी पिछली कैंडल के हाई और लो के अंदर है, तो वह एक वैलिड कैंडल नहीं है। आप उसे इग्नोर करके उसकी मदद बार को प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क करें। असली लिक्विडिटी रेंज मदर कैंडल के हाई और लो से डिफाइन होती है। अब ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करना है, ये सीखने के बाद चलिए अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचानना है, ये जानते हैं। चार्ट पर आपको हर दूसरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जैसी दिख सकती है। बिगिनर्स अक्सर हर पिवट पॉइंट को ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं और लॉस करते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए 3 स्ट्रिक्ट टेक्निकल रूल्स का होना नॉन नेगोशिएबल है। इन्हें हम प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स भी कहते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो ट्रेड मत लीजिए। आइए इनके पीछे का वाई समझते हैं। रूल नंबर 1, प्राइस इम्बैलेंस। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बाद प्राइस में एक अग्रेसिव डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद जो मूव आया उसमें एक क्लियर गैप होना चाहिए। पहली कैंडल यानी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के हाई या लो के और तीसरी कैंडल के लो या हाई के बीच अगर गैप है, यानी वे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इसे इन्फिशियंसी या फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये गैप क्यों जरूरी है, ये समझते हैं। ये गैप इंडिकेट करता है कि उस लेवल पर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम इतना ज्यादा था और ऑर्डर फ्लो इतना वन साइडेड था कि प्राइस को फेयरली ट्रेड होने का मौका ही नहीं मिला, जिस कारण से मार्केट में अनपेयर्ड ऑर्डर्स रह गए हैं। मार्केट को बैलेंस करने के लिए प्राइस को भविष्य में इस गैप को भरने आना ही पड़ेगा, जैसे पानी खाली जगह को भरता है। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि मूव स्लो था और स्मार्ट मनी का वहां कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद रूल नंबर 2, लिक्विडिटी स्वीप। यह सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंफर्मेशन है। जिस कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं उसे अपनी पिछली कैंडल या फिर कैंडल्स के हाई या लो को ब्रेक यानी स्वीप करना चाहिए। इसे हम स्टॉप हंट या फिर टर्टल स्वैप भी कहते हैं। स्मार्ट मनी को मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए, आपका स्टॉप लॉस। जब वे पिछले लो को ब्रेक करते हैं तो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो कि सेल ऑर्डर्स होते हैं, और ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी सेल करते हैं, जिससे मार्केट में सेल ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। इंस्टीट्यूशंस उस पैनिकिक सेल ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब यानी बाय करके अपनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। जिस ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी स्वीप की है उसकी सक्सेस रेट उस ऑर्डर ब्लॉक से कहीं ज्यादा होती है जिसने सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। लिक्विडिटी स्वीप ये बताता है कि स्मार्ट मनी ने अपना पेट भर लिया है और अब वह चलने को तैयार है। सबसे आखिर में रूल नंबर 3, अनमिटिगेटेड जोन। ये एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद प्राइस को उस जोन में वापस आकर उसे टच नहीं करना चाहिए। वह जोन फ्रेश होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक इसलिए काम करता है क्योंकि वहां स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स बचे होते हैं। अगर प्राइस पहले ही वहां आ चुकी है और जोन को टच करके ऊपर जा चुकी है तो इसका मतलब है कि वह पेंडिंग ऑर्डर्स पहले ही फिल हो चुके हैं। वो जोन अब मिटिगेट हो चुका है। एक मिटिगेटेड जोन पर दोबारा ट्रेड लेना हाई रिस्क है, क्योंकि अब वहां स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हमें ट्रेड एंट्री लेने के लिए हमेशा फ्रेश जोन चाहिए। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद ट्रेड एंट्री करने से पहले आपको इन चेकलिस्ट को जरूर चेक करना है, जिसके लिए आपको खुद से 3 सवाल पूछने होंगे। सवाल नंबर 1, लिक्विडिटी स्वीप। क्या जोन बनने से पहले स्टॉप्स हंट हुए हैं और लिक्विडिटी स्वीप हुई है? सवाल नंबर 2, इम्बैलेंस। क्या मूव में स्पीड और गैप है, यानी कि 2 कैंडल्स के दौरान क्या कोई क्लियर गैप बना है? और सबसे आखिर में, क्या वो जोन अभी तक फ्रेश है? जब आपको इन तीनों सवालों के जवाब पॉजिटिव मिलेंगे तब आप ट्रेड एंट्री करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एनालिसिस और मार्किंग तो हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक अच्छे एनालिस्ट को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट। मार्केट में सही होना काफी नहीं है, सही जगह पर पैसा लगाना जरूरी है। जब प्राइस फाइनली हमारे किल जोन में आती है तो हमें क्या करना है? चलिए अब इसे समझते हैं। यहां हम 3 एंट्री मॉडल्स पर फोकस करेंगे। एंट्री मॉडल नंबर 1, प्रॉक्सिमल लिमिट एंट्री। ये मॉडल उन ट्रेडर्स के लिए है
जो लगातार दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। इसमें आप ऑर्डर ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट यानी कि ओपन या हाई लो पर अपना लिमिट ऑर्डर पहले से प्लेस करके रखते हैं। इस एंट्री मॉडल में इमोशंस बीच में नहीं आते और एंट्री मिस होने के चांस ने के बराबर होते हैं। प्राइस बस एक टिक भी टच करेगी तो आप ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट किसी बुरी न्यूज़ की वजह से बहुत अग्रेसिवली गिर रहा है तो प्राइस सीधे आपके जोन को तोड़ते हुए निकल सकती है और आपका लॉस हो सकता है। इसलिए ये एंट्री मॉडल थोड़ा रिस्की है। एंट्री मॉडल नंबर 2, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ट्रेड में एंट्री लेने का ये सबसे प्रोफेशनल और सेफ तरीका है। मान लीजिए आपका ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर है। जब प्राइस 1 घंटे के जोन में आती है तो आप एंट्री नहीं लेते, आप 5 मिनट या फिर 1 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां आप एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं, यानी लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बेरिश से बुलिश होना चाहिए। इससे आपका स्टॉप लॉस 1 घंटे के जोन के बजाय मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है, जो बहुत छोटा होता है। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बन जाता है। लेकिन इन एंट्री मॉडल में आपके पास पेशेंस और स्किल चाहिए। कभी कभी प्राइस बिना कंफर्मेशन दिए वी शेप रिकवरी लेकर ऊपर भाग जाती है और आप देखते रह जाते हैं। एंट्री मॉडल नंबर 3, इक्विलिब्रियम एंट्री। अगर ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बहुत बड़ी है तो आप उस जोन का 50% मार्क करें और वहां लिमिट ऑर्डर लगाएं। यह आपके स्टॉप लॉस को टाइट करता है और रिस्क कम करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी आप और हम जैसे मैनुअली ट्रेड एंट्रीज नहीं करते। उनके पास बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो चार्ट पर सिग्नल्स को पकड़ते हैं। इसलिए आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए इस एंट्री मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये मास्टर क्लास वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।